स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो आने वाला RSAT का एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका वीडियो लेकर आया हूं मैं। तो आज मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व करवाने वाला हूं। आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ से निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। ए पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी पर दे रखा है ओरेकल और जावा, और सी पर दे रखा है देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। तो देखो सिस्टम के सॉफ्टवेयर के जो दो प्रकार होते हैं उनमें एक प्रकार तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक तो सिस्टम और एक होता है आपका एप्लीकेशन। तो इसका जो आंसर होगा यहां से सी। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। यानी आपसे सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर पूछा है। तो ए पर देखो दे रखा है माइक्रो कंप्यूटर, बी पर दे रखा है सुपर कंप्यूटर, सी पर दे रखा है पाम टॉप कंप्यूटर और डी पर दे रखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखो जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है किसमें, डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के अनुसार, वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। देखो ए पर दे रखा है प्लॉटर, बी पर दे रखा है सुपर कंप्यूटर, सी पर दे रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी पर दे रखा है पॉम टॉप कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइस पूछा है आपसे, तो ये देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहां से प्लॉटर। तो प्लॉटर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या होता है, हाई क्वालिटी के प्रिंट करने के काम आता है। जबकि सुपर कंप्यूटर आपका कंप्यूटर का प्रकार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर के प्रकार है, और पॉम टॉप भी आपका कंप्यूटर का प्रकार है। तो जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है, आपका प्लॉटर, जो प्रिंट करने के काम आता है। चलते अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ए पर दे रखा है इंटीग्रेटेड सर्किट, बी पर दे रखा है ट्रांजिस्टर, सी पर दे रखा है वैक्यूम ट्यूब और डी पर दे रखा है विंडोज 7। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा है। तो देखो ए पर क्या दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट, बी पर दिया ट्रांजिस्टर, सी पर दिया वैक्यूम ट्यूब और डी पर दिया विंडोज 7। तो इसका आंसर होगा यहां से विंडोज 7। क्या होगा, विंडोज 7। तो विंडोज 7 क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, जबकि ये तीनों क्या है, हार्डवेयर के पार्ट है। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी बोलते हैं, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये सारे सीपीयू के अंदर लगे होते हैं और वैक्यूम ट्यूब आपके ये मॉनिटर वगैरह में लगी होती है। चलते अगले क्वेश्चन पर, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। तो ए पर दे रखा है मैनुअल, बी पर दे रखा है मैट्रिक्स प्रिंटर, सी पर दे रखा है इंपैक्ट प्रिंटर और डी पर दे रखा है लेजर प्रिंटर। तो जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है वो कौन सा प्रिंटर होता है, इंपैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर होते हैं दो प्रकार, एक तो इंपैक्ट और एक होते हैं नॉन इंपैक्ट। कौन से, नॉन इंपैक्ट। तो जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है वो होता है कौन सा, इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। किसका होता है, डेजी व्हील इंपैक्ट प्रिंटर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है, अस्थिर प्रकृति की है, यानी वोलेटाइल। तो देखो ए पर दे रखा है ईपीरोम, बी पर दे रखा है पीरोम, सी पर दे रखा है रैम और डी पर दे रखा है रोम। तो जो वोलेटाइल मेमोरी होती है अस्थिर प्रकृति की, उसमें क्या होता है, जैसे लाइट चली गई तो डाटा भी आपका समाप्त हो जाता है, उसमें डाटा सेव नहीं होता है, तो उसका प्रकार है आपका रैम। कौन सा है, रैम। जबकि पीरोम, ईपीरोम और जो रोम होती है उसमें कुछ समय के लिए डाटा सेव रहता है। तो अस्थिर प्रकृति यानी वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी, रैम। चलते अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है।
तो देखो ए पर दे रखा है रोम, बी पर दे रखा है रैम, और सी पर दे रखा है डायनामिक रैम, और डी पर दे रखा है ईपी रोम। तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश मेमोरी होती है वो होती है डायनामिक रैम। कौन सी रैम होती है? डायनामिक रैम। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, डायनामिक रैम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। तो ए पर दे रखा है इनबॉक्स, बी पर दे रखा है रिसाइकल बिन, सी पर दे रखा है फोल्डर, डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। यानी आपने कंप्यूटर में से कोई भी फाइल डिलीट कर दी, क्या कर दी? कोई भी फाइल डिलीट कर दी, तो कहां स्टोर होती है ये पूछा है। तो वो फाइल कहां चली जाती है? देखो रिसाइकल बिन में। कहां चली जाती है? रिसाइकल बिन में। देखो इनबॉक्स तो क्या काम आता है? जो अपने मेल वगैरह आते हैं उसमें होता है, और फोल्डर आपका होता ही ये नॉर्मल जो आप कंप्यूटर के अंदर बनाते हो। तो जैसे फोल्डर के अंदर से या कोई फोल्डर ही डिलीट किया है तो आपने कहां चला जाएगा? रिसाइकल बिन में चला जाएगा। इसका आंसर होगा बी, रिसाइकल बिन। चलते अगले क्वेश्चन पर। आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? तो ए पर दे रखा है देखो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बी पर दे रखा है वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, सी पर दे रखा है गेम डाउनलोड कर सकते हैं, और डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी कर सकते हैं। तो देखो जो विंडोज स्टोर होता है वहां से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, गेम भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर लगेगा यहां से डी। तो विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हो? ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो, गेम भी कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, बिना डैश दे रखा है फिर के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। तो ए पर दे रखा है डाटाबेस मैनेजमेंट, बी पर दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और डी पर दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बिना डैश के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करता, यानी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं कर सकता। तो किसके बिना कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं कर सकता? तो ए पर दे रखा था डाटाबेस मैनेजमेंट, बी पर दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और डी पर दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा देखो यहां से क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कोई भी कंप्यूटर का हार्डवेयर वर्क नहीं करेगा। किसके? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, ना तो आपका कीबोर्ड चलेगा, ना माउस चलेगा, कुछ भी नहीं वर्क करेगा। किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो कंप्यूटर में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बेस पर वर्क करता है आपका कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, किसी भी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो देखो ए पर दे रखा है एप्लेट, बी पर दे रखा है स्पाइडर, सी पर दे रखा है इंडेक्स, और डी पर दे रखा है सर्च इंजन। तो किसी भी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है, यानी किसके द्वारा आप सर्च करते हो? तो करते हैं अपन सर्च इंजन के द्वारा। आप कोई भी ब्राउजर खोलोगे तो उसमें क्या खोलना पड़ेगा? सर्च इंजन। फिर वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा कोई भी सूचना। तो सूचना किसके माध्यम से प्राप्त होती है अपने को? सर्च इंजन के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन, किसी को भी ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डैश ही जानना जरूरी है। यानी किसी को भी ईमेल भेजना है तो उसके लिए क्या जानना जरूरी है? तो ए पर दे रखा है फैक्स एड्रेस, बी पर दे रखा है प्रेसिडेंट एड्रेस, सी पर दे रखा है ईमेल एड्रेस, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या जानना जरूरी है? ईमेल एड्रेस। क्या जानना जरूरी है? देखो यहां से ईमेल एड्रेस आपको जानना जरूरी है। किसी का भी अगर आप किसी को ईमेल भेजोगे तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसका ईमेल एड्रेस जरूरी है, उसके बिना नहीं भेज सकते आप। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो ए पर दे रखा है अगस्त 2015, बी पर दे रखा है अगस्त 2014, सी पर दे रखा है सितंबर 2014, और डी पर दे रखा है सितंबर 2015। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है भारत सरकार ने कब
प्रारंभ की थी? तो वो की थी अगस्त 2014 में। कब प्रारंभ की थी? अगस्त 2014 पे। तो इसका आंसर होगा बी, अगस्त 2014। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? यानी आपको ऑनलाइन बैंकिंग यानी नेट बैंकिंग अगर यूज करनी है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? तो ए पर दे रखा है पासवर्ड, बी पर दे रखा है उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, डी पर दे रखा है उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम, डी पर दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ऑनलाइन बैंकिंग हो तो उसके लिए क्या जरूरी? देखो, एक तो ऑनलाइन जो बैंकिंग यूज में लेने तो उसके लिए आपको उपयोगकर्ता की आईडी यानी यूजर नेम और क्या जानना जरूरी है? पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड जानना जरूरी है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड होगा तभी आप नेट बैंकिंग का प्रयोग कर पाओगे, तो ये चीज जरूरी है। अगला क्वेश्चन, डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को कहा जाता है? डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने, यानी डॉट के बाद जो आता है डोमेन नाम, उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद जो आते हैं उसे क्या बोलते हैं आखिरी भाग को? तो ए पर दे रखा है ईमेल टारगेट, बी पर दे रखा है पते के लिए मेल, सी पर दे रखा है डीएनए और डी पर दे रखा है डोमेन कोड्स। तो देखो इसमें क्या होता है, जो डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद जो आता है उसे बोलते हैं डोमेन कोड। क्या बोलते हैं? डोमेन कोड। तो डोमेन कोड होता है जैसे .com, जैसे .in, ऐसे डोमेन कोड होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? डोमेन कोड बोलते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ए पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, बी पर दे रखा है गूगल ड्राइव, सी पर दे रखा है ड्रॉप बॉक्स और डी पर दे रखा है दिए गए सभी। तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या होता है? जिसमें आपकी अलग अलग आईडी होती है, तो उस आईडी के द्वारा आप कभी भी लॉगिन करके अपने डाटा को प्राप्त कर सकते हो ना, डाटा अपलोड कर सकते हो और उसे आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट का भी है आपका वन ड्राइव, तो ये भी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। बी पर दे रखा है गूगल ड्राइव, तो ये भी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। और सी पर दे रखा है ड्रॉप बॉक्स, तो ये भी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। तो ये देखो तीनों क्या है? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। तो चौथा ऑप्शन दिया था दिए गए सभी, यानी इसका क्या आंसर होगा? दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर 17, MOOC का फुल फॉर्म क्या है? तो ए पर दे रखा है मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेस, बी पर दे रखा है मास्टर ओपन ऑनलाइन क्लासेस, सी पर दे रखा है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो MOOC की फुल फॉर्म पूछिए, तो जो MOOC की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो देखो कौन से ऑप्शन पर है? सी पर। देखो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो ये जो पोर्टल होता है MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये एक पोर्टल है। यहां से आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो अलग अलग कोर्स के लिए, तो उसका पोर्टल है MOOC और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगला क्वेश्चन, राज ई-वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? राज ई-वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन ए पर दे रखा है, देखो यहां से ए पर दे रखा है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बी पर दे रखा है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सी पर दे रखा है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम और डी पर दे रखा है नॉन ऑफ द अबोव। तो जो राज ई-वॉलेट क्या है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ये राजस्थान गवर्नमेंट का ही है। तो इसमें आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अपलोड करके रख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राज ई-वॉलेट का। अगला क्वेश्चन, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? यानी G2C की फुल फॉर्म पूछिए। तो ए पर दे रखा है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बी पर दे रखा है गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी पर दे रखा है गवर्नमेंट टू कस्टमर और डी पर दे रखा है नॉन ऑफ द अबव। तो जो G2C होता है, तो G2C की फुल फॉर्म तो G2C की ई गवर्नेंस के संबंध में पूछी इसने। तो G2C की फुल फॉर्म क्या होगी? गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी गवर्नमेंट की सेवा किसको मिले? नागरिकों को। तो G2C की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये वाली बी ऑप्शन सही होगा यहां से। अगला क्वेश्चन, EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? ए पर दे रखा है व्हीट,
बी पर दे रखा है शुगर, सी पर दे रखा है राइस। व्हीट मतलब तो गेहूं हो गया आपका। तो जो ईपीडीएस होती है, ईपीडीएस इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो राशन डीलर के थ्रू अपने को मिलती है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, तो उसमें देखो गेहूं भी मिलते हैं, शुगर शक्कर भी मिलती है आपकी, और राइस चावल, तो ये भी आपको मिलते हैं। तीनों चीज मिलती है ईपीडीएस प्रणाली के थ्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबोव। ये तीनों चीज ही मिलती है आपकी ईपीडीएस प्रणाली के माध्यम से राशन में। अगला क्वेश्चन, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का फुल फॉर्म, एफपीएस का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म? तो ए पर दे रखा है फर्स्ट प्राइज स्कीम, बी पर दे रखा है फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, डी पर दे रखा है ए एंड बी, सॉरी सी पर दे रखा है ए और बी, और डी पर दे रखा है फेयर प्राइस शॉप। तो एफपीएस की फुल फॉर्म पूछिए, तो एफपीएस की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? फेयर प्राइस शॉप, जिसे अपन बोलते क्या बोलते हैं? उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं अपन इसे। वहां पर लिखा होता है, जैसे आप राशन वगैरह लेने जाते हो तो वहां देखना क्या लिखा होता है उसके बाहर? उचित मूल्य की दुकान। तो एफपीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फेयर प्राइस शॉप, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान। एफपीएस ईपीडीएस के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है, यानी एसएसओ में कौन सी सुविधा नहीं है? तो ए पर दे रखा है ऑनलाइन किराना खरीद, बी पर दे रखा है मूल निवास प्रमाण पत्र तो आवेदन, सी पर दे रखा है रोजगार विभाग में पंजीकरण, और डी पर दे रखा है बिजली या पानी बिल पेमेंट। तो जो एसएसओ लॉगिन होता है, एसएसओ आईडी के थ्रू आप मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हो, रोजगार विभाग में पंजीकरण भी करा सकते हो, बिजली और पानी के बिल का भुगतान भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन किराना नहीं खरीद सकते आप, उसमें एसएसओ आईडी में ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑनलाइन किराना खरीद, जबकि ये तीनों काम आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? पीएनआर स्टेटस ट्रैकिंग से, तो ए पर दे रखा है आधार कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बी पर दे रखा है पैन कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सी पर दे रखा है टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो पीएनआर का फुल फॉर्म होते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो ये कब मिलता है? पीएनआर होता क्या है? सबसे पहले तो देखो, जब भी आप रेलवे का जो टिकट बुक करवाते हो, तो जो टिकट के नंबर होते हैं उसे पीएनआर बोलते हैं। तो जो पीएनआर नंबर होता है उससे आप क्या कर सकते हो? टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पीएनआर को। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि मेरा टिकट बुक हुआ है, नहीं हुआ है, कि वेटिंग लिस्ट में चल रहा है, बुक हुआ है तो कौन सी सीट पे हुआ है, कौन से डब्बे में हुआ है। इसके लिए आप किसका यूज करते हो? पीएनआर का। चलते अगले क्वेश्चन पर, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में NSDL, जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, वेबसाइट को खोले और फॉर्म ऑनलाइन भरे। तो पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में NSDL की वेबसाइट खोलनी है। अब वेबसाइट खोलने के बाद आपको कौन सा फॉर्म भरना है ऑनलाइन? तो ए पर दे रखा है 89A, बी पर दे रखा है 39A, सी पर दे रखा है 49A, और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पैन कार्ड बनाने के लिए आपको जो फॉर्म भरना पड़ता है NSDL की वेबसाइट पे, वो भरना पड़ता है 49A, 49A। कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? 49A। तो ये फॉर्म आपको भरना है। इसका आंसर क्या होगा? सी, 49A। चलते अगले क्वेश्चन पर, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है? ए पर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेशन सिस्टम, बी पर दे रखा है इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, सी पर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डी पर दे रखा है कोई नहीं। तो ईपीडीएस की फुल फॉर्म पूछिए, तो ईपीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये ईपीडीएस की फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां से सी आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंट्रोल प्लस जेड किसकी शॉर्टकट की है? तो निम्न में से कंट्रोल प्लस जेड किसकी शॉर्टकट की है? ए पर दे रखा है अंडू, बी पर दे रखा है पेस्ट, सी पर दे रखा है डिलीट और डी पर दे रखा है कॉपी। तो जो कंट्रोल प्लस जेड होता है ये किसकी शॉर्टकट की? अंडू की। किसकी? अंडू की। यानी आपने कोई भी जैसे कंप्यूटर में वर्क किया है, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, अब आपको पिछली क्रिया पर वापस जाना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? अंडू का। और अंडू के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस जेड। किस पर जाने के लिए? पिछली क्रिया पर। अगला क्वेश्चन, एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस उपस्थित करता है। तो ए पर दे रखा है टेबल, बी पर दे रखा है क्लिपबोर्ड, सी पर दे रखा है इंडेक्स और डी पर दे रखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस उपस्थित करता है, तो इसका आंसर होगा टेबल ऑफ कंटेंट। यानी आपने जो भी एमएस वर्ड में कोई भी डाटा तैयार किया है तो उसमें आपके लिए जो भी कोई चीज इंपॉर्टेंट है उसकी आप ऊपर एक टेबल बना सकते हो। किसके थ्रू? टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा। तो वो आपको कहीं भी जैसे किसी भी पेज पर जाना है या कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज जो भी आपने इसके अंतर्गत बनाई है उस पर आप डायरेक्ट जा सकते हो क्लिक करके। तो कौन सी विशेष सूची? वो बोलेंगे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्या बोलेंगे? टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसका आंसर होगा डी, टेबल ऑफ कंटेंट्स। एक विशेष सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस उपस्थित करता है, तो क्यों कौन करता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगला क्वेश्चन, किसी सेल के अक्षरों को काउंट करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है? ए पर दे रखा है इक्वल, लेन, ब्रैकेट ओपन, B2 कोमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। बी पर दे रखा है देखो इक्वल, लेन, ब्रैकेट ओपन, B1 और रेशो का साइन दे रखा है और B2 तक और ब्रैकेट क्लोज। और सी पर देखो इक्वल, लेन, ब्रैकेट ओपन, B2 और कोमा और 1 और ब्रैकेट क्लोज। और डी पर दे रखा इक्वल, लेन, B2 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या? एक सेल के अक्षरों को काउंट, अक्षर मतलब कैरेक्टर आपको काउंट करने हैं, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है? अब जैसे ये मान लो ये सेल है, ये जैसे मैंने सेल बना ली, इस सेल का एड्रेस मैं ऊपर लिख देता हूं। सेल का क्या एड्रेस है? B2। अब इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है यहां पर जैसे RAM, क्या लिखा हुआ? RAM, राम। अब इसमें अपने को कैरेक्टर्स की काउंटिंग करनी है, तो फिर इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? इक्वल, LEN, लेन, ब्रैकेट ओपन और फिर आपको डायरेक्ट सेल का एड्रेस टाइप कर देना है या फिर सेल पे चले जाना है, तो आपका ये आ जाएगा यहां से। तो इसका फिर जो परिणाम आएगा वो आएगा 3, क्योंकि देखो इसके अंदर कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं? 3 कैरेक्टर लिखे हुए हैं। तो कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? लेन का, और ऐसे लगाना है आपको। ये देखो मैंने समझा भी दिया है यहां आपको। अगला क्वेश्चन, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु तो कौन से ऑप्शन का प्रयोग होता है? तो ए पर दे रखा है होल्ड टाइटल कमांड, बी पर दे रखा है स्प्लिट कमांड, सी पर दे रखा है फ्रीज पेन कमांड और डी पर दे रखा है अनफ्रीज पेन कमांड। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने के लिए, यानी जैसे ये रो है और ये जैसे कॉलम बना दिए मैंने। अब जैसे आपको जैसे मान लो ये फर्स्ट रो है, इसे फ्रीज करना है, या फिर ये जो फर्स्ट कॉलम या कहीं से भी फ्रीज करना है, तो फिर आप उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? फ्रीज पेन कमांड का। फ्रीज में क्या होता है? फ्रीज हो जाएगा, यानी वो दिखता ही रहेगा आपको, चाहे टॉप रो को करो, चाहे फर्स्ट कॉलम को करो, या फिर अपने अनुसार भी आप कर सकते हो। तो रो और कॉलम के टाइटल को होल्ड करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? फ्रीज पेन कमांड का। किसका प्रयोग करोगे आप? फ्रीज पेन कमांड का। अगला क्वेश्चन, मोशन पाथ क्या है? तो ए पर दे रखा है स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, बी पर दे रखा एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार, सी पर दे रखा एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि,
डी पर दे रखा है दिए गए सभी। तो मोशन पाथ क्या है ये पूछा है आपसे। तो देखो मोशन पाथ क्या होता है, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि। यानी आपने कोई भी स्लाइड तैयार की, अब स्लाइड में जैसे आपने कोई फोटो या कुछ टेक्स्ट भी लिख रखा है, अब उसे मूव कराना है। मूव कैसे, जैसे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर भी कराना है या अपने अनुसार कराना है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, मोशन पाथ का। तो ये एनिमेशन का ही प्रकार है आपका। तो आइटम्स को मूव करने की विधि को क्या बोलते हैं, मोशन पथ बोलते हैं आपका, मोशन पथ या फिर पाथ भी बोल सकते हो आप इसे। तो इसका क्या आंसर होगा, यहां से सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। तो ए पर दे रखा है देखो कस्टम ट्रांजिशन, बी पर दे रखा है स्लाइड ट्रांजिशन, सी पर दे रखा है कस्टम एनिमेशन और डी पर दे रखा है स्लाइड एनिमेशन। तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर, यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब आप जाओगे तो जो इफेक्ट आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, या फिर वो कौन से इफेक्ट होते हैं, तो वो होते हैं आपके स्लाइड ट्रांजिशन। कौन से इफेक्ट होते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। तो ये जो ट्रांजिशन होता है एक स्लाइड के ऊपर एक ही लगता है, और ये कब आता है, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हो, यानी स्लाइड चेंज होने पर जो इफेक्ट आएंगे वो कौन से इफेक्ट कहलाएंगे, स्लाइड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन लगाया जाए तो इसका आंसर होगा यहां से बी, स्लाइड ट्रांजिशन। ये अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ए पर दे रखा है ट्रोजन हॉर्स, बी पर दे रखा है वायरस, सी पर दे रखा है स्पाईवेयर, डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी। तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है, यानी आपके कंप्यूटर क्या करता है, जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी आपकी सूचना लेकर किसी और को देता है। तो वो होता है आपका स्पाईवेयर। क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर को, स्पाईवेयर। तो इसका आंसर होगा सी, ये आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है, मेलवेयर का कौन सा कार्य नहीं है ये पूछा है। ए पर दे रखा है कंप्यूटर से डाटा को नष्ट करना, बी पर दे रखा है कंप्यूटर से डाटा की चोरी को रोकना, सी पर दे रखा है कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करना, डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मेलवेयर होता है वो डाटा नष्ट करता है, कंप्यूटर से डाटा की चोरी को रोकने का भी नहीं करता, चोरी करता है वो। तो इसके अलावा कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करना, तो कंप्यूटर से डाटा रिकवर नहीं करता है, कंप्यूटर से डाटा रिकवर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा यहां से सी, कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करना उसका काम नहीं है, वो कंप्यूटर से डाटा को तो ये कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करने का काम नहीं करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो ए पर दे रखा है सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, बी पर दे रखा है विंडोज रजिस्ट्री स्टोर करना, सी पर दे रखा है सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना और विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, दोनों विकल्प। डी पर दे रखा है इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा यहां से सी। तो सी में क्या होगा, देखो सी में क्या दे रखा है, सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर कर सकते हो आप अगर रिस्टोर पॉइंट कर रखा है आपने, विंडोज रजिस्ट्री को भी आप रिस्टोर कर सकते हो, तो दोनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, यहां से सी होगा। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में यूजर एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकता है या नहीं। आपसे क्या पूछा है, विंडोज 10 में यूजर एक से ज्यादा अकाउंट बना सकता है कि नहीं बना सकता। ऑप्शन ए पर दे रखा है 2 अकाउंट बना सकता है, बी पर दे रखा है 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है, सी पर दे रखा है 1 अकाउंट ही बना सकता है, डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी गलत है। तो देखो विंडोज 10 में जो यूजर होता है वो 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है। क्या कर सकता है, 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है। तो इसका आंसर होगा यहां से बी।
तो मैं आशा करता हूं आप सभी के लिए जो मैंने आने वाला जो एग्जाम है RSAT का, उसके लिए ये जो वीडियो बनाया है बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है आरोही कंप्यूटर क्लासेज, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमने जो ये वीडियो बनाया है इसमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।